उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था। ये सिर्फ एक कोटेशन नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। 2000 साल पहले सोक्रेट्स ने भी यही कहा था और 125 साल पहले स्वामी विवेकानंद भी यही कहते हैं। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं विजेंद्र चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूँ CAC द एजुकेशन रेवोल्यूशन पर। मौसम विज्ञान का हमारे टॉपिक्स चल रहे थे जिसमें हमने वायुमंडल उसे सबसे पहले समझा था। अब वायुमंडल में किस तरह से जल, वायु, ऊष्मा इनका संचलन होता है, किस तरह से इसका सर्कुलेशन होता है, ये आज समझते हैं हम लोग। तो शुरू करने से पहले आप अपनी प्यारी प्यारी बातें, अपना फीडबैक हमें ऐसे ही देते रहिए। कमेंट बॉक्स में आप तुरंत आपको जो भी इम्पोर्टेंट कुछ डाउट्स हो या कुछ अपनी बात कहनी हो, कुछ रिक्वेस्ट हो, वो आप करिए। मुझे टेलीग्राम के क्विज़ पर आपने प्रश्नोत्तरी और गाइडेंस के लिए ज़रूर ज्वाइन कर लिया होगा @AskCAC। और इस लेक्चर के अंत में हम इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ प्रश्न देखेंगे। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके जल्दी से प्रेस कर दीजिए बेल आइकन टू गेट ऑल दी नोटिफिकेशंस। तो ये है हमारे वायुमंडल की ऊष्मा का बजट, हीट बजट। कितना इनकमिंग है, आवक कितनी है और जावक कितनी है। जैसे मनी बजट होता है किसी भी कंट्री का, कितनी उसकी आमदनी है, कितना उसका खर्च है, या घर का भी या इंडिविजुअल का भी, उसी तरह से हम एक ऊष्मा का बजट देखेंगे। तो देखिए, दिस इज सनलाइट। सूर्य का प्रकाश यहाँ से आता है और ये है पृथ्वी की सतह, दिस इज द अर्थ सरफेस। अब सूर्य का प्रकाश काफ़ी सारा यहीं से डिफ्लेक्ट या परिवर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। वो कहाँ से? आपके जो बादलों का बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक स्पेशली जो भूमध्य रेखा के ऊपर है, वहाँ पर हम लोग ने लास्ट टाइम काफ़ी बार देखा था कि भूमध्य रेखा पर उतनी गर्मी नहीं होती बल्कि ट्रॉपिक्स पे ज़्यादा गर्मी होती है। वो इसीलिए बादलों के या मेघ आवरण की वजह से। तो ड्यू टू क्लाउड कवर तो काफ़ी कुछ इससे रिफ्लेक्ट हो जाता है, फिर कुछ अब्जॉर्ब भी हो जाता है इसमें, है ना। इसे कुछ सोख लेती है, कुछ सूर्य के प्रकाश को, और कुछ हिस्सा पृथ्वी की सतह सोखती है और कुछ हिस्सा पृथ्वी की सतह भी रिफ्लेक्ट बैक करती है, परिवर्तित वो भी करती है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा इनकमिंग ओवरऑल जितनी इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन जिसे कहते हैं, जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर पड़ रहा है, उसका हिसाब किताब। अब ये होती है लॉन्ग वेव रेडिएशंस। इसकी तरंग दैर्ध्य काफ़ी लंबी होती है। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन का क्या फ़र्क पड़ेगा? जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस, आप मुझे बताइए कमेंट में कौन सी मेजर प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस होती है। तो उनके लिए ये ट्रांसपेरेंट होता है, लॉन्ग वेव रेडिएशंस को वो ट्रैप या सोख नहीं पाती है। लेकिन जब पृथ्वी से शॉर्ट वेव या आप जिसे कहेंगे छोटी तरंग दैर्ध्य वाली, निम्न तरंग दैर्ध्य वाले जो रेडिएशंस निकलेंगे, उसके लिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं होके ओपेक होते हैं, यानी उसे सोख लेते हैं। कौन? ग्रीन हाउस गैसेस, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। तो जैसे ही शॉर्ट वेव्स निकली पृथ्वी की सतह से, तो उसमें से क्या होगा? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से काफ़ी कुछ वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो इससे गर्मी बढ़ती है। हीट जो हमारे एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में जो भी ऊष्मा है, वो इसी कारण है। अब इसमें से कुछ चली जाती है, 29% है लगभग। आप परसेंटेज पर अभी ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आप समझिए कि कैसे इनकमिंग आउटगोइंग है। तो कुछ इसमें से कहाँ चले जाती है? लेटेंट एंड सेंसिबल हीट। तो जैसे इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण के लिए कुछ ऊष्मा चली जाएगी, बहुत सारा पानी है उससे जलवाष्प बनता है। कुछ चले जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने में, जैसे स्थल का है या जल का टेम्परेचर है, तापमान है, तापमान वृद्धि में क्या होगा? कुछ ऊष्मा उसमें अवशोषित हो जाएगी, कुछ उसमें खर्च हो जाएगी एक तरह से, ठीक है। तो इस तरह से, और फिर कुछ स्पेस में 5% के आसपास वो डिसिपेट हो जाती है यूनिवर्स में वापस। तो ये है हमारा हीट बजट। और बहुत ही ग्रेजुअल, बहुत ही धीरे धीरे ये जो भी ऊष्मा, इनकमिंग जो ऊष्मा, जो आवक है, वो बहुत धीरे धीरे खर्चा होती है। धीरे धीरे खर्च होने की वजह से क्या होता है कि जो बैलेंस है वो बना रहता है हीट का। जैसे अगर मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए मिले और आप उसे धीरे धीरे करके पूरे 2 महीने में खर्चा कर रहे हैं रादर देन 1 मंथ में, तो क्या होगा? आपका बैंक बैलेंस जिस तरह से बना रहेगा, हाई रहेगा, वैसे ही हीट का बजट थोड़ा सा हाई रहता है। ग्रेजुअल
स्पेंडिंग की वजह से। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना, परसेंटेज तो आप फिर देख ही लेंगे बाद में। चलिए, अब अल्बीडो क्या होता है? जो रिफ्लेक्शन की जो मैंने बात कही थी, तो ये सूर्य का प्रकाश, सनलाइट फॉल्स ऑन द सरफेस एंड देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, कितना इनकमिंग है और कितना आउटगोइंग है ना, ये रिफ्लेक्शन का जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो ही कहलाता है एल्बीडो। दिस इज द रेशियो बिटवीन टोटल सोलर रेडिएशन फॉलिंग अपॉन अ सरफेस एंड द अमाउंट रिफ्लेक्टेड। तो कितना रिफ्लेक्ट हो गया, कितना अमाउंट और कितना टोटल सोलर रेडिएशन था, इसको मिला के बनता है अल्बीडो परसेंटेज। ठीक है, कितना प्रतिशत, मान लीजिए 50% ऐसी सतह है कि वो 50% इनकमिंग रेडिएशन को वापस रिफ्लेक्ट कर रही है या उसे परावर्तित कर रही है, तो सिर्फ 50% ही असर होगा ऊष्मा का। अब पृथ्वी का जो एवरेज एल्बीडो है वो है 35%। सबसे कम किस में होता है? देखिए, जो डार्क, जो काली या फिर जो गहरी रंग की सतह है, उनका सबसे कम होता है। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? स्नोफॉल, जो सबसे हल्के रंग, जैसे सफ़ेद बर्फ़, तो इसका सबसे ज़्यादा अल्बीडो होता है, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट रखते, परावर्तित सबसे ज़्यादा कर देती है। तो देख लेते हैं कुछ सरफेस और उनके अल्बीडो। तो फ्रेश स्नो, जो बर्फ़ होती है, उसका 80 से 90%। तो आप बताइए, जैसे ये है पृथ्वी, अब यहाँ पर ऊपर और नीचे बर्फ़ जमी हुई है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, सनलाइट, परावर्तन। तो यहाँ पर गर्मी भी कम रहेगी रिलेटिवली। फिर उसके बाद होता है मरुस्थल। मरुस्थल भी काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। फिर घास के मैदान है 26%, फसल 15%। और देखिए, ब्रिक कंक्रीट, जो हमारे शहर हैं ज़्यादातर, जिसे इसीलिए हीट आइलैंड डेवलप होते हैं। हीट आइलैंड आपने टॉपिक कॉन्सेप्ट सुना होगा, तो वो सिर्फ 10 से 20% ही रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो बाकी का इनकमिंग में, आपका आमदनी में जुड़ जाता है बाकी ऊष्मा, तो इसीलिए हीट आइलैंड्स डेवलप होते हैं। अब मूवमेंट ऑफ एयर, तो हमने ऊष्मा का देखा बजट। अब मूवमेंट ऑफ एयर, वायु का संचालन एक बार देखते हैं कि वायु किस तरह से, एक होता है ऐसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, क्षैतिज, और एक होता है ऐसे ऊर्ध्वाधर, जिसे हम कहेंगे वर्टिकल मूवमेंट, है ना। तो हॉरिजॉन्टल भी लेफ्ट या राइट, ईस्ट या वेस्ट दोनों हो सकता है, वर्टिकल नॉर्थ साउथ दोनों हो सकता है। तो अब इसके रीजंस क्या है? तो पहले हॉरिजॉन्टल का देख लेते हैं। इसके कारण है व्हेन देयर इज अ प्रेशर ग्रेडियंट, यानी दाब में भिन्नता होगा। अगर एक तरफ है हाई और एक तरफ है लो प्रेशर, तो क्या होगा? हाई से लो प्रेशर की तरफ वायु या पवन की गति विद्यमान होगी, वो चलेगी उस तरफ, ठीक है। या दूसरा कौन सा कारण हो सकता है वर्टिकल का? व्हेन एयर गेट्स वार्म, यानी जब वायु या वहाँ की जो परिस्थिति है वहाँ गर्म है, जैसे मान लीजिए काफ़ी, अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया था ना ब्रिक कंक्रीट वाला, तो ब्रिक कंक्रीट का रीजन है, वो जल्दी ही गर्मी सोख लेगा, तो उससे क्या होगा? उसके आसपास की जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी। वो जब गर्म होगी तो वो फैलेगी। जैसे आपने हॉट एयर बलून का सुना होगा, है ना। हॉट एयर बलून में किस तरह से हवा को गर्म करके फैलाया जाता है, तो वो हल्की हो जाती है, तो हॉट एयर बलून ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो उसी तरह से ये हवा का जो पैकेट है, ये वायु है, वो गर्म होकर फैलेगी और फैलकर हल्की होती है, और हल्की होने की वजह से वो ऊपर उठती है, उसका संवहन शुरू हो जाता है। बस इतना ही है कॉन्सेप्ट, सिंपल। हॉरिजॉन्टल कब होगा? जब प्रेशर डिफरेंस होगा हाई से लो की तरफ। और वर्टिकल कब होगा? जब उसके डेंसिटी कम होगी, उसका घनत्व कम होगा। किस वजह से? ऊष्मा की वजह से। जैसी गर्मी आएगी फैलेगी, हल्की होगी, ऊपर जाएगी, बस यही है। ये ऊपर और नीचे दोनों का कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा मैं, कब नीचे आएगी। तो वर्टिकल मूवमेंट एक बार देख लेते हैं। वायु का ऊर्ध्वाधर संचलन क्या होता है, किस तरह से संचारण ये करती है, और उससे स्थिति कौन सी पैदा होती है? इससे अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है, तो इनस्टेबल एटमॉस्फेयर हो जाएगा वहाँ पर। आप देख सकते हैं अनस्टेबल किस तरह से होगा। वायु जब ऐसे इस तरह से ऊपर जाएगी तो यहाँ पर बादलों का निर्माण करेगी, तो बिकॉज ऑफ क्लाउड कवर इट विल रेन, प्रेसिपिटेशन शुरू होगा, यानी वर्षा होगी। तो जब हवा आसपास की हवा से ज़्यादा गर्म हो जाती है, वो ऊपर की ओर उठती है। अभी मैंने आपको दिखाया कि फैलती है, फैलने से उसकी घनत्व या डेंसिटी कम हो जाती है, तो वो हल्की हो जाती है। अब अगर उसमें मॉइस्चर है, उसमें नमी है, तो क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, मोर हीटेड विल गो अप, फॉर्म क्लाउड्स कैन ब्रिंग रेनफॉल। अगर उसमें नमी है तो उसकी जो संक्षेपण की अव्यक्त ऊष्मा है, जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन मतलब जो वाटर वेपर है, जो वाष्प है, उसको वापस से जल में बदलने के लिए जो ऊष्मा उसे जितनी छोड़नी होगी,
कुछ रिलीज करनी होगी ना, कुछ हीट, तब जाके उसका कंडेंसेशन हो पाएगा। जब वो हीट रिलीज करेगी तभी तो वापस वो वेपर से वाटर में कन्वर्ट होगी, यानी वाष्प से जल में तभी तो कन्वर्ट होगी, जब एक्स्ट्रा उसकी ऊष्मा चली जाएगी। तो जब भी नमी होती है वायु में तो वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाती है ठंडा होने के लिए। जैसे जैसे ऊपर जाएगी, ये सरफेस जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर या तापमान कम होगा और ठंडा होगा ना, तो इसको बहुत ऊपर जाना पड़ता है, तब जाके वो उतना ठंडा हो पाता है, उसकी ऊष्मा इतनी तब जाके कम हो पाती है कि वो वापस वाष्प से जल में परिवर्तित हो सके। तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाती है, वहाँ पे जाके फिर मेघ का निर्माण करती है और फिर वर्षा होती है। इसी स्थिति को कहते हैं अस्थिरता। समझ में आया? चलिए, अब वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, जब अब स्टेबिलिटी की कंडीशन कब होगी, कब स्थिरता की कंडीशन होगी वर्टिकल मूवमेंट में? तो देखिए, जब हवा होगी ठंडी तब क्या होगा, वो होगी अपने आसपास की बाकी जो एयर पैकेट है, हवा है, वायु है, उससे ज़्यादा भारी हो जाएगी। और जब भारी होगी तो वो नीचे की तरफ आएगी। ये नीचे की तरफ जब मूवमेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये हवा इस तरह से नीचे फिर डिसिपेट चारों तरफ ऐसे फैल जाएगी। तो यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर, है ना। हवा ऊपर से नीचे आएगी तो यहाँ नीचे की तरफ हाई प्रेशर बन जाएगा ना। जब नीचे हाई प्रेशर बनेगा तो इसे कहते हैं एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है, जब भी पृथ्वी की सतह पर अगर लो प्रेशर बने तो ये है साइक्लोनिक या चक्रवाती कंडीशन, और जब हाई प्रेशर बने तब ये कौन सी है, एंटी साइक्लोनिक, यानी चक्रवात विरोधी स्थिति है ये। अब हाई, अगर ऊपर से नीचे हवा आती है तो हाई प्रेशर बनता है, तो नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा, लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर हवा कम हो जाएगी, डेंसिटी कम होगी तो नेचुरली उसका लो प्रेशर बनेगा। क्लियर हुआ? चलिए, ये देखिए हाई प्रेशर लो प्रेशर का एक एग्जांपल। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था, जब हो नीचे लो प्रेशर तो हवा इस तरह से ऊपर मूवमेंट करती है और फिर ऊपर जाकर मेघ का निर्माण या क्लाउड का फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेशन या वर्षा, ये होगा हमारा लो प्रेशर का या न्यून दाब की स्थिति। और उच्च दाब की आपको पता है, ठंडी हवा ऊपर से नीचे आएगी तो उच्च दाब की स्थिति होगी। अब हमने हवा का वायु का संचालन भी देखा, तो अब देखते हैं तापमान की अब बात आती है कि तापमान व्युत्क्रम, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। थोड़ा सा अच्छे से देखिए आप कि टेम्परेचर इन्वर्जन आखिर होता क्या है। वायुमंडल हमने पढ़ा था ना, जैसे ये पृथ्वी की सतह जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, एक बार कम होता है टेम्परेचर, फिर सेम रहता है या थोड़ा सा बढ़ता है, और फिर ओजोन की वजह से बढ़ना शुरू होता है, फिर एकदम कम होता है, फिर थोड़ा सा सेम रहता है, और फिर जो बढ़ता है तो फिर बढ़ता ही जाता है। ये आपको पता है ना, कम ज़्यादा, ऐसे याद रखना आपको। ये टेम्परेचर किस तरह से हाइट के साथ में, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो कैसे तापमान की जो वेरिएशन है वो कैसे होगा। तो अब तापमान व्युत्क्रम, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से देखेंगे। नॉर्मली क्या होगा, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान कम होना चाहिए, है ना। आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाइए, बहुत कम तापमान होगा। सियाचिन पे हमारे जो सियाचिन ग्लेशियर पे जो कौन सी बटालियन है, वहाँ पर बटालियन का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी सोल्जर्स है वहाँ पर -40 डिग्री में वो लोग काम वहाँ पे करते हैं, सुरक्षा करते हैं देश की। तो कितना मुश्किल है ऊंचाई पर सर्वाइवल भी। तो चलिए, ये जैसे जैसे ऊपर गए तो क्या होगा, ठंडा या तापमान में कमी, न्यूनतम। और अगर इसका उल्टा हो जाए, ये बीच में किसी तरह से एक गर्म हवा का पैकेट, एक वायु ऐसी हो जो ज़्यादा गर्म हो, जिसमें ऊष्मा ज़्यादा हो अपने उसके नीचे वाले एयर पैकेट से, तो तब क्या होगा, जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होना चाहिए, लेकिन इस केस में तापमान बढ़ेगा। ये होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। अब ये किस स्थिति में होता है, 2-3 स्थितियाँ वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों होता है ये, क्या क्या ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं, कौन से ऐसे कंडीशंस हो सकती है जब ये होता है। नॉर्मली नहीं होता है ना। अब देखते हैं कब होता है ये। देखिए, एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, तापमान व्युत्क्रम का सबसे पहला एग्जाम्पल है ट्रोपोपॉज, यानी क्षोभ सीमा। जैसे ही क्षोभ मंडल यहाँ खत्म हुआ, उसके ऊपर अगर क्षोभ मंडल तक ज़बरदस्त टेम्परेचर कम हो रहा है, आप देख सकते हैं -50 से भी नीचे चला गया है, ये दिख रहा है ना, -50 से भी नीचे। तो जैसे ही गए, अब अगर 10-12 किलोमीटर पर पहुंचे, फिर वहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा हल्का सा बढ़ने लगा। ये कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन का फर्स्ट एग्जाम्पल। ये आपको पता ही है रीज़न क्या है इसके, ठीक है। चलिए, फिर एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन दूसरा कौन सा हो सकता है, ये है मेरा एकदम ठंडी सतह, कोल्ड ग्राउंड। कोल्ड ग्राउंड की वजह से क्या होगा, इसके जो नियरेस्ट एयर है, यहाँ पे जो वायु का पैकेट है, ये भी ठंडा हो जाएगा, एकदम कूल हो जाएगा।
ये तो कूल हो जाएगा, लेकिन उतनी तेज़ी से ऊपर का हिस्सा ठंडा नहीं हो पाया, तब क्या होगा? अगेन हम जैसे ही हाइट में ऊपर जाएंगे, हाइट के साथ में, ऊंचाई के साथ में तापमान घटने की जगह बढ़ेगा, और इसे ही कहते हैं तापमान व्युत्क्रम या टेम्परेचर इन्वर्जन का सेकंड एग्जांपल। ये कब हो सकता है? जब बहुत ठंडी रात हो तो सतह बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, और ऊपर की हवा, उसके नियरेस्ट हवा जो है वो तो ठंडी होती है, लेकिन ऊपर की नहीं हो पाती है। थर्ड कौन सा हो सकता है? तो ये है पहाड़। अब पहाड़ों में क्या होता है, ये जो ऊपरी हिस्सा है, ये जो टॉप ऑफ द माउंटेन है, दिस गेट्स कोल्ड, ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। जैसे ही ये ठंडा होता है तो यहाँ की ठंडी हवा, अब अगेन ठंडी हवा क्या होगी? वो होगी भारी। भारी होगी तो वो नीचे की तरफ जाएगी, वैली या घाटी की तरफ, है ना। माउंटेन से, पर्वत के जो शिखर है वहाँ से वो घाटी की तरफ बहना शुरू होगी, क्योंकि वो भारी है। तो जैसे ही ठंडी हवा नीचे आएगी तो क्या होगा? यहाँ पर नीचे का हिस्सा भी ठंडा हो जाएगा, इधर वाला हिस्सा ठंडा हो जाएगा, और यहाँ पे जो गर्म हवा थी, जो हवा थी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा था थोड़ा सा, वो ऊपर जाना शुरू होगी। और यहाँ पे फिर अगेन देखिए, जब भी गर्म हवा जाती है तो ऊपर कैसे मेघ या बादलों का निर्माण हो जाता है, फिर बारिश होने की स्थिति बन जाती है। लेकिन अभी हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, अभी हम सिर्फ टेम्परेचर इन्वर्जन पर ध्यान दे रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा? नीचे हो गई ठंडी हवा कूल, ऊपर हो गई वार्म एयर गर्म हवा। तो अगेन टेम्परेचर इन्वर्जन का एक और एग्जांपल है माउंटेन या वैलीज के बीच में। समझ में आ गया? चलिए, टेम्परेचर इन्वर्जन इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगला आता है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। तो जब भी वाष्पीकरण कब कब होता है? जब हाई टेम्परेचर हो, यानी तापमान ज़्यादा हो, जब लो प्रेशर हो, न्यून दाब हो, तब भी वाष्पीकरण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर बहुत ऊंचे पहाड़ हों अगर, तो वहाँ पर जो आप खुले बर्तन में अगर पानी गर्म करके कुछ खाना पकाने की कोशिश करें तो ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा लगती है और वो जल्दी बनता नहीं है। तो वहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना बेटर होता है, क्योंकि उसमें प्रेशराइज्ड या हाई प्रेशर आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो ये लो प्रेशर का ये फ़र्क पड़ता है। फिर फास्ट मूविंग विंड, अति तेज़ वायु, बहुत ज़्यादा हवा तेज़ चल रही हो, तो अगर आपका फ्लोर गीला है तो आप क्या करते हैं? फ़ैन तेज़ कर देते हैं ना, फ़ैन चला देते हैं कि यार जल्दी से फ्लोर सूख जाएगा। बस वही है कॉन्सेप्ट, वाष्पीकरण। चलिए, प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा। तो जब भी वर्षा कब होती है? व्हेन एयर इज सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर। जैसे ही बहुत सारी नमी पानी में, हवा में बहुत सारी नमी बढ़ गई या ऐड हो गई उसमें, तब क्या होगा? अगर और नमी ऐड होती है तो वो प्रेसिपिटेशन में या वर्षा में बदल जाएगी। जो भी अतिरिक्त नमी है, अब उसकी एक सैचुरेशन लेवल है, सैचुरेशन यानी संतृप्तता, उससे ऊपर अगर चला गया उतना नमी वो अब नहीं पकड़ सकता है हवा, तो वहाँ पे वर्षा की स्थिति पैदा होती है। अभी किस चीज़ पे डिपेंड होती है? उसका टेम्परेचर कितना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बहुत ज़्यादा समय तक बहुत ज़्यादा नमी को वो होल्ड कर सकता है, वो हवा का पैकेट। और उसमें कितनी नमी, मॉइस्चर कितना है। अगर कम मॉइस्चर है तो वो ज़्यादा कर सकता है, अगर बहुत ज़्यादा है, संतृप्तता या सैचुरेशन के करीब है, तो बहुत ही कम एक्स्ट्रा मॉइस्चर या नमी उसमें ऐड हो सकती है। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ रेनफॉल कौन कौन से होते हैं। वर्षा के प्रकार, जब यहाँ से नमी के साथ में हवा ऊपर उठती है और ऊपर जाकर होता है कंडेंसेशन, ठंडा होने की वजह, टेम्परेचर कम होने की वजह से कंडेंसेशन हो जाएगा। जो भी डस्ट पार्टिकल्स है उसके आसपास वो जो वाष्प है वो जमा होकर वर्षा की बूंदों में बदल जाएगी और बारिश होगी, तो इसे हम कहेंगे संवहन वर्षा या कन्वेक्शनल रेनफॉल। दूसरी कौन सी होती है? अगर नम हवा किसी ऊंचे पहाड़ के एक तरफ आ जाए तो वो क्या होगा? इस पर्वत को वो क्रॉस नहीं कर पाती, जैसा वेस्टर्न घाट्स में होता है। बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना वेस्टर्न घाट्स में, उसके भी वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में नहीं होती है। तो क्योंकि यहाँ पर ये जो बादल है वो अटक जाता है, वो उसे क्रॉस ही नहीं कर पाता, तो सारा की सारा पानी यहीं गिर जाता है इसका। दूसरा साइड हो जाता है सूखा, ओरोग्राफिक रेन, इसे कहते हैं ओरोग्राफिक वर्षा। फिर एक होती चक्रवाती वर्षा। तो जैसे जैसे यहाँ पे चक्रवाती स्थिति बनती है, जैसे लो प्रेशर हुआ, आपको बताया था लो प्रेशर हुआ तो क्या होगा? ऊपर उठना शुरू होगा। मैं चक्रवात को अलग से अच्छे से समझाऊंगा। तो ऊपर उठना जब शुरू होगा हवा नमी के साथ में, तो अगेन यहाँ पर चक्रवात, तो क्योंकि ये कोरियोलिस बल होता है तो उसी वजह से राउंड राउंड होने लगता है, स्पाइरल बन जाता है। तो अब फाइनली क्या होगा? यहाँ पे मेघ आवरण या बादलों का निर्माण और फिर उससे वर्षा होगी। अब देखिए, ये प्रश्न पूछा था यूपीएससी प्रीलिम्स 2010 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू अदर थ्री, यानी इन सब में से
इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा सनलाइट या सूर्य के प्रकाश को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है बाकी 3 से ज़्यादा? सैंडी डेजर्ट यानी आपका मरुस्थल, पैडी क्रॉप्स या फसल का जो क्षेत्र है, खेत खलिहान, या फिर लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, बर्फ से ढकी हुई चादर, बर्फ की चादर सतह पर, या प्रेयरी लैंड। प्रेयरी लैंड कौन से होते हैं? घास के मैदान। जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें घास के मैदानों को प्रेयरी लैंड कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? हम सब जानते हैं फ्रेश स्नो, बिल्कुल जो बर्फ से ढका हुआ जो क्षेत्र होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा 80 to 90% रिफ्लेक्शन, जानते हैं ना आप? चलिए, तो ये अल्बीडो वाला मैंने आपको बताया था। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वो इस तरह से परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए है, आप मुझे इसका उत्तर टेलीग्राम में CSE को फाउंडर करके जो आपको मिलेगा अकाउंट, उसे आपको उस पर भेजना और मैं बेस्ट आंसर्स को फिर शेयर करूंगा ग्रुप में अगेन, ठीक है। @AskCSE आपने अगर नहीं ज्वाइन किया तो आप तुरंत ज्वाइन कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर मुझे लिखकर भेजिए। छोटा सा प्रश्न है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फिनोमेना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन? मैंने आपको कुछ 2-3 स्थितियां बताई थी ना, अच्छे से याद रखना मीटरोलॉजी में। हाउ डज इट अफेक्ट द वेदर एंड हैबिटेट्स ऑफ द प्लेस? इस प्रश्न के 2 टाइप्स हैं, 2 एक तरह से पार्ट हैं, दोनों का ध्यान रखना कि मौसम विज्ञान में तापमान व्युत्क्रम की घटना से आप क्या समझते हैं। तो पहले आप समझाइए तापमान व्युत्क्रम और यह मौसम और जगह के वासियों को कैसे प्रभावित करती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से आप फटाफट अभी के अभी लिखिए। अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ, अगर आपको डाउट्स है, कुछ शंका है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा ईमानदारी से। और इस वीडियो को आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं, एक बार फिर से देख सकते हैं, फिर इसे लिखिए, ठीक है। लिखकर मुझे भेजिए, मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स का और हम लोग बेस्ट आंसर्स को शेयर भी करेंगे, जिससे क्या होगा ना, हम सभी लोग कैसा मानक एक मॉडल आंसर क्या होता है वो भी सीखेंगे और साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए इस टाइप के टॉपिक्स को हैंडल करने के लिए, ये भी हमें पता पड़ेगा। तो चलिए, अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई आपको फीडबैक देना हो, आपके प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। फिर टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आपको बहुत कारण है, बहुत ही आपको फ़ायदा होने वाला है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से। तुरंत ज्वाइन कीजिए, यह आपसे रिक्वेस्ट ही नहीं, एक एडवाइस और सलाह भी है। सब्सक्राइब करके आप प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन CSE। सी यू नेक्स्ट टाइम।